आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल पारी। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन शुक्रवार को होना है। तालिबान ने दावा किया है कि ये सरकार तमाम गुटों की सरकार होगी। इसमें तमाम लोग शामिल होंगे, कई तरह की चुनौतियां होंगी। जाहिर है कि जिस तरीके से 2 हफ्ते बैठकों का दौर चला है और ऐसे में शुक्रवार को जब नई सरकार का गठन होगा तो चैलेंजेस कई तरह के हैं। आर्थिक चैलेंज भी इसके सामने है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चीज समझना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह का बदलाव अफगानिस्तान में हुआ है उसके बाद भारत सरकार की रणनीति क्या कुछ होनी चाहिए और किस तरह से ये तमाम चीजें आगे बढ़े। हालांकि भारत ने इस सिलसिले में औपचारिक मुलाकात, जब अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह से वहां निकल गई हैं वहां से, तो उसके बाद से औपचारिक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। और मुलाकात में जो पहली मुलाकात हुई है, हालांकि सरकार की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि इसे एक मीटिंग भर लिया जाना चाहिए और ये मीटिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, बताया गया है कि इस बैठक में जो सिक्योरिटी है, खासतौर से अफगानिस्तान की जो धरती है, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये एक चिंता अफगान नेताओं से मुलाकात के दौरान व्यक्त की गई है भारत की तरफ से। तो आज इन तमाम चीजों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस जो है आने वाले समय में है। जाहिर है कि मानवीय संकट भी एक बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिला है। आर्थिक संकट भी अफगानिस्तान चूंकि जिस तरह के हालात से दो चार है, ऐसी स्थिति में दूसरे देशों के ऊपर वो निर्भर करेगा। तो चुनौती इस वक्त तालिबान के सामने यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया में उसको अप्रूवल मिल जाए, उसकी सरकार को अप्रूवल मिल जाए। हालांकि उन्होंने हर तरह से आश्वस्त करने की, भरोसा देने की कोशिश की है कि वो अपनी धरती को किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हरगिज नहीं होने देंगे। तो आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आलोक बंसल साहब हैं, जो डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सिक्योरिटी मामलों को बहुत करीब से देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एम्बेसडर केपी फैबियान साहब हैं, जो कि कतर में एम्बेसडर और उसके अलावा और भी कंट्रीज में भारत की तरफ से हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। एज ए राजनयिक के तौर पर उन्होंने तमाम चीजों को बहुत करीब से देखा है। तो आज हम उनसे ये तमाम चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ नेता और फॉर्मर एमपी हरिकेश बहादुर साहब हैं। हम उनसे भी चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फाबियान सर, आप ही के पास हम आते हैं। आपसे चीजों को अगर हम समझना चाहें, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से जो 20 साल की एक जंग थी वो अब खत्म हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं सारी चीजों को? मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट बाइडेन का डिसीजन ठीक था, लेकिन जो मैनर में उन्होंने वो डिसीजन इम्प्लीमेंट किया वो ठीक नहीं था। लेकिन आगे चलो, अभी हमको सबको अफगानिस्तान में एक सरकार चाहिए, क्योंकि सरकार के बिना बहुत विनाश होता है, हम सबको मालूम है। मुझे पता नहीं अगर एक तालिबान ओनली सरकार होगा, अगर इंक्लूसिव सरकार होगा। मेरा इच्छा है, मेरा आशा है कि इंक्लूसिव सरकार होगा। नहीं, उन्होंने इस बात का भरोसा दिया है कि इंक्लूसिव सरकार वो बना रहे। और मेरा प्रतीक्षा है कि हम सब लोग, इंडिया, अमेरिका, द वेस्ट, ये सरकार से बातचीत करना है और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। और अफगानिस्तान में बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिसास्टर हो रहा है ना। यूएन ने $1.3 बिलियन मांगा, लेकिन इनको सिर्फ 400 मिलियन मिला। समझ लीजिए। इसके कारण से मेरा इच्छा है कि भारत, हमारा गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट देना है, हम
अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देने को तैयार है। और मेरा इच्छा है भारत को और एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ले सकता है कि दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, है ना, जो देशों कोऑपरेट करना चाहते हैं, अमेरिका को बुलाओ, रशिया को बुलाओ, चाइना को बुलाओ, पाकिस्तान को बुलाओ, दूसरों को भी बुलाओ, और अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए इंडिया लीडरशिप लेना है। ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो भारत को लीडरशिप इस वक्त लेने की जरूरत है ताकि चीजों को मैनेज कर सके। हरिकेश जी, जिस तरह से फाबियान सर ने साफ तौर पे ये कहा है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत इस पे लीडरशिप का रोल प्ले करे, लेकिन जिस तरह की तमाम चीजें होती रही, यूरोप की तरफ से एक पॉजिटिव साइन दिया गया, ब्रिटेन की तरफ से एक पॉजिटिव साइन आया, अमेरिका पहले ही जो है एक तरह का भरोसा दे चुका है, अरब देश भी एक तरह से बातचीत कर रहे हैं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अप्रूवल को लेकर के, लेकिन भारत का जो एक रुख अब तक देखने को मिला है, चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं रही हैं, उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि जहां तक भारत और अफगानिस्तान के संबंधों का सवाल है, ये संबंध आज से नहीं, बहुत दिन से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और अफगानिस्तान की मदद भी भारत ने बहुत किया है। अफगानिस्तान की मदद अभी भी भारत कर ही रहा था, उनके वहाँ तमाम काम भी किया है, आपको पता ही है, तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारा तमाम ट्रेड रहा है उनके साथ, काफी अच्छे संबंध रहे हैं। बीच में जब तालिबान आया था शुरू में, तो तालिबान के साथ एक प्रॉब्लम ये जरूर हुई थी कि इसके साथ बहुत सारे आतंकवादी संगठन जुड़े हुए थे, उसमें अलकायदा भी जुड़ा हुआ था, कुछ तो इनके साथ ISIS के भी लोगों ने काम किया था एक जमाने में। जब ये सत्ता से में नहीं रहे, जब एक बार सत्ता में रहे थे, तो उस समय जो प्लेन हाईजैक हुआ था, आपको पता होगा, कंधार ले जाए, हाँ, तो वो सारा एक बैकग्राउंड है, एक इतिहास है इसके साथ। तो जो भी कदम आज ऐसी स्थिति बन गई है कि उन्होंने अफगानिस्तान में एक ऐसी हालात बनाए हैं कि अब उन्हीं की सरकार बनने वाली है, तो अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर उनकी सरकार वहाँ बनती है तो भारत को उनके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, संबंध रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो जब सरकार वहां पर बन रही है, इसका मतलब है कि जनता उसको चाहे अनचाहे किसी न रूप में उसको स्वीकार तो करेगी, जो सरकार वहां काम करेगी उसको स्वीकार करेगी। बहुत सारे लोग वहां डरे हुए भी हैं, बहुत सारे लोग देश छोड़ के भाग गए, कुछ भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे हालात जो वहां पर बने हुए हैं, इसको बड़ी सावधानी के साथ वॉच करने की भी जरूरत है। नहीं तो क्या भारत सरकार को वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनी चाहिए? बिल्कुल उस लाइन पर थोड़ी देर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। पाकिस्तान से में जुड़े हुए जो लोग भारत में हमेशा डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के भी संबंध उन लोगों से हैं। तो वो सारा कुल मिलाकर के पाकिस्तान का जो रोल होगा, पाकिस्तान की जो तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कैसे संबंध हैं, क्या होगा, इसको थोड़ी देर वॉच तो करना ही पड़ेगा। वैसे भारत तो ये चाहेगा कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हों। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। बहुत सी बातें उन्होंने कहा है, लेकिन एक बात तो है कि कथनी और करनी में फर्क भी तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए जो परिस्थितियां वहां पर हैं और जिस तरह के संगठनों से उनका जुड़ाव है, उन पर क्या प्रभाव है, उसको देखते हुए वे कैसा आचरण व्यवहार करेंगे, इसको थोड़ा भविष्य में एक इवैल्यूएशन तो होना चाहिए। अब हम लोगों से ज्यादा जानकारी उन लोगों को है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बैठ करके व्यवस्था को देख रहे हैं और चला रहे हैं। लेकिन जहां तक एक सुझाव के तौर पर हम कहेंगे कि थोड़े दिन वॉच करना चाहिए। अगर उनकी चीजें ठीक से चलती हैं तो अफगानिस्तान के साथ तो हमारे संबंध हमेशा ठीक रहे हैं। नहीं तो क्या प्रोफेसर आलोक रखना चाहिए जी, और प्रोफेसर आलोक,
क्या जो है, जिस तरह से हरिकेश बहादुर साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए, अगर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जाएगी तो ऐसी स्थिति में जिस तरह का रोल हम पाकिस्तान का देख रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक तरह से बैक में आकर के तमाम चीजों को जो है डील कर रहा है, और अगर तालिबान आज इस स्थिति में मौजूद है तो पाकिस्तान पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है। सुरक्षा की अगर नजर से देखा जाए तमाम चीजों को, तो कहीं ये देरी तो नहीं हो जाएगी भारत के लिए? सर साहब, बिल्कुल देरी नहीं होगी। एक मध्ययुगीन विचारधारा से ग्रस्त एक मूवमेंट को आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक ऐसा आंदोलन जिसके अंदर किसी भी वैचारिक भिन्नता की कोई स्वतंत्रता नहीं है, जिसके अंदर महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अरे आप क्या करना चाहते हैं? अफगानिस्तान में एक सरकार थी, उसके एक राष्ट्रपति थे। अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है, राष्ट्रपति भाग जाता है, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति उसका राष्ट्रपति बनता है। आज भी उनके प्रथम उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं। तो एक सरकार है, वो राजधानी में होनी जरूरी नहीं है, पर अफगानिस्तान की सरजमीन पर है। 96 से 2001 तक भी तालिबान का शासन था अफगानिस्तान पर, और हमने तो उनको मान्यता नहीं दी। आज ये क्या कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के संगठन को, जिसकी की विचारधारा मध्ययुगीन है और जो बिल्कुल ही आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम मान्यता देना चाहते हैं? तो आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, लेकिन ये जिस जो तरह से संगठन है तालिबान, इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, सन 94 में हुआ, और उस समय जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे जनरल नसरुल्लाह बाबर, वो अपने आप को फादर ऑफ तालिबान कहते थे। और आज भी मैं आपको ये बता दूं कि तालिबान कई बार घोषणाएं कर रहा है कि हम बदल गए हैं, हम महिलाओं को काम करने देंगे, जैसे बहुत बड़ा एहसान करेंगे, हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। अरे आप ये बताइए कि जिस दिन 15 अगस्त 2021 जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो दोहा से घोषणा होती है कि तालिबान के जो हमारे कमांडर्स हैं वो काबुल के दरवाजे पे पहुंच गए हैं, अंदर नहीं जाए। लेकिन क्या हुआ? उसी दिन राष्ट्रपति का जो महल था उस पर कब्जा किया गया, सोफों पे बैठकर बंदूकों के साथ तस्वीरें खिंचाई गई। उसी दिन अफगानिस्तान की संसद, जिसका निर्माण भारत ने किया था, जो वहां की जमहूरियत, वहां के प्रजातंत्र की निशानी थी, वहां पे बंदूकें लेके बैठे, स्पीकर की कुर्सी पे बैठे, सामने बैठे, क्योंकि तालिबान का तो ऐसे किसी भी शासन तंत्र में कोई विश्वास ही नहीं है। नहीं, तो बातचीत होनी चाहिए कि नहीं? क्या बातचीत होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जहां तक आपके नागरिक हैं वहां पे, जहां तक आपके मित्र हैं वहां पे, और उनको सुरक्षा चाहिए और वो सुरक्षित स्थानों पर आना चाहते हैं, तो बातचीत होनी चाहिए। पर ये बातचीत को मान्यता देने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि पब्लिसिटी हो रही है। आज काफी बड़ी संख्या में लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि मान्यता देने वाली बात है एक ऐसे संगठन को जो आतंकवाद का पर्याय है। आप ये समझ लीजिए, अल कायदा ने आज तक ये नहीं कहा कि हम वैश्विक जिहाद ऐमन अल जवाहिरी के नेतृत्व में करेंगे या पहले ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में करेंगे। अल कायदा का जिहाद तब भी अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर के अंतर्गत था और आज भी अमीरुल मोमिनीन मुल्ला खुंदजादा के अंतर्गत। अगर जिन्होंने भी इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ी हो उनको यह पता होगा कि जिहाद के प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जिसमें एक राइटियस लीडर, एक अच्छे इमाम का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एक टेरिटरी के ऊपर आपका कब्जा होना जरूरी है। तो आज काबुल पे तालिबान के प्रभुत्व के साथ जिहाद की दो सबसे बड़ी जो प्रमुख थियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। और जैसा मूसुल के गिरने के बाद दैश को आपने देखा था कि वैश्व में एक जिहाद की लहर सी आई थी, जगह जगह से युवक जो है सीरिया और इराक जा रहे थे। हो सकता है आने वाले दिनों में आप उस तरीके का वातावरण पूरे विश्व में फिर से देखें। और अल कायदा वापस जा चुका है अफगानिस्तान। तालिबान की स्टेटमेंट आई है कि अल कायदा को हमने निकाल सकते, और वैचारिक रूप से इस तरीके का संगठन किसी भी कट्टरपंथी संगठन को अपनी धरती से बाहर निकालने में अक्षम रहेगा। और अगर आप ये देखें तो अगर आपको याद हो 96 से 2001 के बीच में पाकिस्तान, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उन्होंने भी कहा कि आप ओसामा बिन लादेन को भेज दो, पर नहीं भेजने को तैयार हुए। वैचारिक रूप से ये इनके लिए संभव नहीं है, और विशेषकर ऐसे समय पर जब आईएस खुरासान वहां पे घूम रहा हो। अगर ये वैचारिक रूप से ढील देंगे तो जो इनके समर्थक हैं वो आईएस खुरासान में जाके जुड़ जाएंगे। लेकिन इनका मानना ये है, ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि चाहे आईएस खुरासान हो
लेकिन चूंकि अब अमेरिका निकल चुका है, हम उसे पूरी तरह से डील कर लेंगे और हम जो है उनको कहीं किसी दूसरी धरती पर इस किसी तरह की कोई गतिविधि अंजाम देने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकती। अरे जनाब, ये कहने से बात किया, तालिबान ने कितने वायदे किए हैं आपसे। दोहा में बोला कि हम शांति करेंगे, सीज फायर की हुई सीज फायर। इन्होंने बोला एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक प्रॉपर ट्रांजिशन हुआ, क्या हुआ? उन्होंने बोला हम काबुल के दरवाजे पे रुक जाएंगे, क्या रुके वो? और आज भी अगर आप काबुल से बाहर निकले, मेरे पास रोज मैसेज आ रहे हैं हेरात से, कंधार से, लोगों के घरों घरों जाके चेकिंग हो रही है। तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम किस मिथ्या विश्व में रहने की कोशिश कर रहे हैं अंजार साहब? या हम अपनी एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक ऐसे संगठन के साथ जो बिल्कुल मध्ययुगीन है, जिसकी विचारधारा जो है अफगानिस्तान को सैकड़ों साल स्टोन एज में, पाषाण युग में धकेल देगी, ये आप समझ लीजिए। और ऐसे संगठन को हम क्यों समर्थन दें, जबकि उस देश का उपराष्ट्रपति आज भी उसकी जमीन पर है। और ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं है। और जितने भी सर्वे आए हैं वो ये दिखलाता है कि अफगानिस्तान की आधे से ज्यादा जनता तालिबान के खिलाफ है। तो अगर आपका ये कहना है कि जनता समर्थन करे या ना करे हम उसको समर्थन देंगे, तो ये बात मुझे तो उचित नहीं नजर आती, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि उसके ऊपर पूरी तरह से पाकिस्तान का प्रभुत्व है। और अगर आपको याद हो कि पिछली बार जब तालिबान का प्रभुत्व था अफगानिस्तान में, तो कश्मीर जो है अंतरराष्ट्रीय युद्ध स्थल बन गया था। चेचनिया से लेके सूडान तक के सारे आतंकवादी आपको कश्मीर में मिलते थे। तो ये बात अच्छी तरह से समझिए कि अगर आप आतंकवाद को समर्थन देना चाहते हैं, अगर आप एक कट्टरपंथी विचारधारा को पोषण करना चाहते हैं, तो आप तालिबान को मान्यता दें, अन्यथा मेरे हिसाब से कोई बातचीत आवश्यक है। क्योंकि हमारे नागरिक है, हमारी प्रथम जो उद्देश्य है आज की तारीख में वो ये है कि हमारे नागरिक वहां से सुरक्षित निकल आए, हमारे मित्र निकल आए। उस हद तक हमें बातचीत करनी आवश्यक है। हमने पहले भी की थी, जब कंधार की हाईजैकिंग हुई थी तो बात हुई थी, ऐसा नहीं था कि बातचीत थी। लेकिन इस बातचीत को आप मान्यता देने का जरिया बनाएं, या अगर आप इसको एक स्टेपिंग स्टोन बनाएं कि भाई हम लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं तालिबान को, तो यह गलत होगा। आज कई राष्ट्र आज कई राष्ट्र तालिबान से बात कर रहे हैं, रूस, चीन, ईरान। लेकिन आगे चल के इनके इंटरेस्ट जो है तालिबान से क्लैश होंगे। उस समय तो उनका एक ही उद्देश्य था कि अमेरिका को यहां से बाहर निकालो। लेकिन अब चूंकि अमेरिका चला गया है, अब आप आगे देखिएगा कि इन राष्ट्रों के जो हित हैं उनका तालिबान के हितों से टकराव हो। बिल्कुल। केपी फाबियान साहब, एक चीज अगर आपसे ये समझना चाहें कि जिस तरह से हरिकेश जी ने कहा कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, हालांकि साफ तौर पर आलोक बंसल साहब का मानना यह है कि सिक्योरिटी के अगर नुक्ते नजर से देखा जाए तो वो चीज जो है बातचीत नहीं होनी चाहिए। बातचीत की जा सकती है लेकिन उनको अप्रूवल जल्दबाजी में नहीं दिया जाना चाहिए, भरोसे के लायक वो लोग नहीं है, इस तरह की एक सोच उभर करके आ रही है। लेकिन अगर चीजों को समझा जाए, तमाम चीजों को अगर देखा जाए, क्योंकि अब ये एक हकीकत है कि तालिबान वहां पर आ चुका है और उसने अपनी सत्ता को मजबूती के साथ जो है अपने पैर जमा लिए हैं। ऐसी स्थिति में हम यहाँ बैठ करके जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कितना जो है ये कहा जा सकता है कि बेहतर होगा? देखिए, डिप्लोमेसी का मतलब दो चीज है। जी। असेसमेंट, करेक्ट असेसमेंट। राइट। वो करेक्ट असेसमेंट में अमेरिका ने गलती किया, ब्रिटेन ने गलती किया, इंडिया भी गलती किया। 2018 में ट्रम्प सरकार तालिबान से बातचीत चर्चा किया। हमने सोचा, भारत में हमने सोचा कि अमेरिका का ट्रूप्स उधर हमेशा रहेंगे। वो स्लीप वॉकिंग डिप्लोमेसी है, सोमनाम्बुलिस्ट डिप्लोमेसी है, ये समझना चाहिए। ठीक है, वो फर्स्ट फॉल्ट। अच्छा, दूसरी बात है कि लंदन और वाशिंगटन ने सोचा बेशक गांधी सरकार यही साल में भी दिसंबर में फॉल हो जाएगा। गार्डियन में आया है कैसे बोरिस जॉनसन छुट्टी पे था, उनका फॉरेन मिनिस्टर क्रीट में था और उनका फॉरेन सेक्रेटरी भी छुट्टी पे था, और बाइडेन 10 दिन का छुट्टी 14 अगस्त से प्लान किया था। इसका मतलब है कि ये लोग ठीक से असेस किया नहीं था। ठीक है, डिप्लोमेसी का
फर्स्ट पार्ट इज असेसमेंट, सेकंड पार्ट इज अगर हमारा इंटरेस्ट है तो दोज हु आर इन पावर उनसे बातचीत करना है। ये ना कहना है कि वो विमेन्स राइट्स ठीक नहीं है, वो पुराने जमाने में वो किया हाईजैकिंग किया, सब ठीक है। और मैं न कहना चाहता हूँ कि हाईजैकिंग ठीक है, मैं न कहना चाहता हूँ कि हाईजैकिंग को सपोर्ट मत देना है, लेकिन हम आगे जाना है। अभी हम हमारे समझना है कि तालिबान सरकार बनाने वाले हैं और डिप्लोमेसी है, जो कुछ कौन सरकार में उनसे बातचीत करना है। तीसरा बात, ये कह ना सकता है कि हम वॉच करेंगे, ये तो ठीक है एकेडमिक लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट को ये ठीक नहीं है। अभी भारत आउटसाइड है, हमको कोई रोल नहीं है, लेकिन अच्छा है कि हमारे एम्बेसडर बातचीत किया तो हम ठीक किया है, लेकिन वो आगे बढ़ना है। और तीसरी बात है कि अगर हम कोर्ट लेजिटिमेसी नहीं देते तो उसका मतलब क्या है? तालिबान सरकार डिसअपीयर होगा? नहीं, हम ऐसे मत सोचना है। अभी चाइना, रशिया, पाकिस्तान और यूके से भी सिग्नल्स है, अमेरिका से भी सिग्नल्स है, ये सब लोग तालिबान से नहीं तो इंक्लूसिव सरकार से बिजनेस डील होगा, ठीक है? तो हम भी करना है, ठीक है? और हमारे इंटरेस्ट, हमारे नागरिक उधर है, वो भी इंटरेस्ट हमारी इंटरेस्ट है, लेकिन इससे बड़ा एक इंटरेस्ट है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। बिग पिक्चर देखना है। देखिए, रशिया और चाइना बेहद क्लोज है। जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व किया उस समय रशिया और चाइना बेहद क्लोज हुए। उसके बाद क्राइमिया पुतिन ने एनेक्स किया 2014 में, और अमेरिका G8 से रशिया को बाहर भेज दिया, ठीक है ना? उसके बाद रशिया और चाइना और क्लोजर बन गया। अभी आप देखिए, ईरान भी रशिया चाइना एक्सिस में होने वाला है, ठीक है? और पाकिस्तान, मेरे ख्याल से पाकिस्तान और चाइना से हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है सब्सिडरी अलायंस, ब्रिटिश और राजा ऐसे अलायंस है। कहाँ जहाँ पाकिस्तान चाइना जाता है पाकिस्तान भी जाएगा, बिल्कुल। और तो चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, अगर हम भारत अगर अफगानिस्तान छोड़ते हो, हम देखेंगे मॉनिटर करेंगे, ऐसे बातचीत करते हैं तो अफगानिस्तान भी वो नेक्सस में होगा। आप जरा मैप देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया एक एक्सिस बन जाएगा। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल। ये अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं, अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है, हम इधर है, तो ये सोचना है, हम बिग पिक्चर देखना है। इसलिए हमारे इंटरेस्ट के लिए हम जो कुछ करना है। ये जो कुछ हुआ पास में, उसमें बेखुद भाषण कर सकता है, लेकिन एक हिस्ट्री है। 1996 इंडिया ने नॉर्थर्न अलायंस को बेखुद मिलिट्री सपोर्ट दिया। नॉर्थर्न अलायंस आपको जानते हैं, और तालिबान से लड़ते फाइट है तो जी। हाँ, सब मैं कहता है कि पास के बारे में बेहद बातचीत न करना है, आगे जाना है, बिल्कुल आगे जाना है। इंटरेस्ट आलोक जी, आलोक Those who don't understand the lessons of history are condemned to repeat it. अंग्रेजी में कहा है, जो लोग इतिहास को नहीं पढ़ते वो इतिहास की गलतियां आगे करते रहते हैं। तालिबान की एक विचारधारा है, वो आपके कभी भी दोस्त नहीं बन सकती। आज उनको आपकी जरूरत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजशीर का जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाए, मार्जिनलाइज हो जाए, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। कल को अगर पंजशीर में अहमद मसूद और अमरुल्ला साले को भी अगर इन्होंने हरा दिया, तो आप उसके बाद देखिएगा, अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि जो आज तालिबान के लड़ाके हैं वो कल हल चलाने लगेंगे, तो गलत फहमी में। नहीं तो भारत सरकार क्यों नहीं आगे आ रहा? कल को नए युद्ध स्थलों की तलाश में घूमेंगे, नए युद्धों के लिए जाएंगे,
और वो युद्ध आपके भारत की सरजमीन में भी हो सकते हैं और भारत के अंदर भी हो सकते हैं। तालिबान के प्रभुत्व का भारत के ऊपर एक सीधा असर पड़ने वाला है और इसके लिए हमें पूरी तरह से सजग होना चाहिए। और इस वक्त, विशेषकर इस वक्त, जबकि वहां की जो कानूनन सरकार है वो तालिबान से लोहा ले रही है, वहां के लोग तालिबान से खुश नहीं है, हमको प्रीमेच्योरली तालिबान को मान्यता देना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती होगी और अफगानिस्तान की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। आज भी अफगानिस्तान के लोग जब भारत के राजदूत कतार में मिलते हैं या सुरक्षा परिषद में हम तालिबान का नाम आतंकवादी संगठनों से हटाते हैं, तो आप देखिए सोशल मीडिया में किस तरीके से अफगान भारत से दुखी हैं। इस कारण उनको लगता है कि भारत ने, जिससे उनको इतनी ज्यादा अपेक्षाएं थी, उसने उनके विश्वास को खत्म कर दिया। बिल्कुल। हरिकेश जी, बहुत कम शब्दों में आपसे चीजों को अगर समझना चाहेंगे, तो जाहिर है कि एक स्ट्रेटजी है सुरक्षा को लेकर के और एक तरफ है देश के हित कहाँ पर आते हैं, क्योंकि अमेरिका को अगर हम देखें वो भी अपने हित को लेकर के ही सीधे तौर पे अफगानिस्तान से निकला और एक तरह से तमाम देशों को उसने धोखा दिया अफगानिस्तान के मामले में, और तालिबान इस तरह से अपनी सरकार बना रहा है। बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में भारत को करना क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी देश जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख करके बनाता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, एक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है वो हमारा पड़ोसी देश है एक तरह से, और चाइना और पाकिस्तान का जो रोल है वो उजागर है, सबके सामने है। रसिया भी उसको ज्वाइन किए हुए है, ईरान भी वहां पर आया हुआ है। तो हम एकदम टोटल आइसोलेशन में भी नहीं रह सकते। इंटरनेशनल कम्युनिटी किस ढंग से इसको देख रही है, कर रही है, उस पर भी हमको बहुत विजिलेंट रहना है और वॉच करना है। हमें जल्दबाजी में तो नहीं काम करना है। बात है जहाँ तक रिकॉग्निशन का सवाल है, वो तो अभी तत्काल उसकी बात हम नहीं कहते हैं कि उसको करना चाहिए, लेकिन आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना चाहिए और जो आपके पड़ोसी देश हैं उनके साथ आपके क्या रिश्ते हैं और उनका रिश्ता उनके साथ कैसा बन रहा है, इसको इवैल्यूएट करके एक फैसला आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए तालिबान अगर वहां के लिए एक रियलिटी है थोड़ी देर के लिए, जैसा कि अभी बंसल साहब कह रहे थे कि वहां पर अभी भी सालेह साहब वहां वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया हुआ है, पंजतीर में वो लोग हैं, वहां पर लड़ाई भी चल रही है। तो ये एक स्थिति है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो क्या होने वाला है अभी आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सपोज करिए कल को कि तालिबान पूरी तरीके से वहां पर काबिज हो जाता है, जो आजकल लगभग है, अगर उसकी सत्ता वहां कायम हो जाती है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको उसके साथ संबंध रखना है कि नहीं रखना है। वो अपने इंटरनल पॉलिसी ऑफ ह्यूमन राइट्स का सवाल है, लेडीज के साथ उनका क्या व्यवहार है, एजुकेशन में वो कैसा करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं उनका, क्योंकि उनका काम करने का तरीका तो बिल्कुल डिफरेंट है जिसको हम लोग अप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन हमको अगर उसके साथ संबंध रखना जरूरी होगा तो हमें संबंध रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अभी वेट एंड वॉच करना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे कर रही है, आपके पड़ोसी कैसा कर रहे हैं, सबको देख कर फैसला करना पड़ेगा। हाँ, बातचीत चलाइए, उससे झगड़िए मत, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग वहां पर हैं, आपका इंटरेस्ट वहां पर है, आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपने बहुत कुछ किया है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसला करना, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, बहुत शुक्रिया फाबियन सर आपका और हरिकेश जी आपका। तो जाहिर है कि देश के अपने जो इंटरेस्ट है उनको ज्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए, उसे देखा जाना चाहिए और उस हिसाब से भारत को तालिबान को लेकर के अपनी रणनीति बनानी चाहिए कि क्या इस वक्त बातचीत किया जाना, उसको अप्रूवल दिया जाना बेहतर होगा या नहीं होगा। देश सर्वोपरि है, इसलिए भारत अपनी जो भी रणनीति बनाए उसे सामने रखते हुए बनाना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह के मीडिया हाउसेस को आपके सहयोग की जरूरत होती है, तो आप इस तरह के मीडिया हाउसेस को जरूर सहयोग करें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।